नमस्कार। आज के इस अध्ययन सत्र में हम भोजन के संवेदी विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के संवेदी विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? अर्थात भोजन की गुणवत्ता का विश्लेषण संवेदी अंगों के आधार पर करना, जैसे कि नाक के द्वारा सूंघकर, जीभ के द्वारा स्वाद करके या आँखों के द्वारा भोज्य पदार्थों के कलर को देखकर। आइए हम देखें कि भोजन की गुणवत्ता परीक्षणों का क्या महत्व है। क्यों भोजन की गुणवत्ता की परीक्षण करने की ज़रूरत है? पहला, उपभोक्ताओं की पसंद, नापसंद और वरीयता को जानने के लिए। भोजन की गुणवत्ता की परीक्षा हम इसलिए करते हैं कि मार्केट में जब फूड प्रोडक्ट कोई बनकर आता है तो कंपनी ये आश्वासन लेना चाहती है कि वो फूड प्रोडक्ट बाज़ार में उपभोक्ताओं को पसंद आएगा या नहीं आएगा, या अगर दो तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करें तो उस प्रोडक्ट की पसंद की वरीयता क्या होगी, कौन सा पहले नंबर पे होगा और कौन सा दूसरे नंबर पे। दूसरा, उत्पाद में विभिन्नताओं का उपभोक्ता या पैनल के सदस्यों की पसंद पर प्रभाव देखना। आपको ध्यान होगा, मैगी जब मार्केट में नई नई आई थी तो वो मैदा की बनी हुई आई थी। उसके पश्चात थोड़े समय के बाद ही उसमें चेंज लाया गया और मैगी आटा नूडल्स बने, और थोड़े समय के बाद मैगी वेजिटेबल नूडल्स बाज़ार में आए, और समय के बाद मैगी 7 ग्रेन नूडल्स आने लगे। अर्थात मैगी कंपनी ने अपने मैगी नूडल्स में समय समय पर चेंज किया और उस चेंज का उपभोक्ता का और पैनल के सदस्यों की पसंद पर प्रभाव संवेदी विश्लेषण के द्वारा देखा। तीसरा, उत्पाद पर संग्रहण एवं पैकिंग के प्रभाव को ज्ञात करना। कोई भी फूड प्रोडक्ट कंपनी जब उत्पाद बनाती है तो वो तुरंत ही उपभोक्ता के द्वारा काम में नहीं आता, बल्कि वो 2, 3, 6 महीने तक पैक पड़ा रहता है जब तक कि उपभोक्ता उसको कंज्यूम नहीं करता। इन 2 महीने से लेकर 6 महीने या साल भर के दौरान, संग्रहण के दौरान या पैकिंग के मटेरियल का उत्पाद के गुणों में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, यह जानने के लिए भी उत्पाद का परीक्षण किया जाता है। चौथा, उत्पाद में निहित कमियों की जांच करना। परीक्षण पैनल के सदस्यों को उत्पाद की कमियों की पहचान कर सकने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे उत्पाद में निहित स्वाद, सुगंध और संरचना से संबंधित कोई कमी है तो उसको पहचान लें और उसको इम्प्रूव किया जा सके। आइए अब हम जानें कि संवेदी विश्लेषण से क्या मतलब है। संवेदी विश्लेषण अर्थात भोजन की गुणवत्ता का मानवीय संवेदी अंग, जैसे कि आँख, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा देखकर, सूंघकर, स्वाद लेकर या स्पर्श के द्वारा पहचाना जाए कि भोज्य पदार्थ उपभोक्ता के द्वारा पसंद किया जाएगा या नहीं। ये जो भोजन के संवेदी गुण हैं, ये बहुत से संवेदी गुणों के मिश्रण हैं, जैसे भोजन का रंग, रूप, स्वाद, सुवास अर्थात फ्लेवर, जो अपने आप में एक ही गुण नहीं है बल्कि स्वाद और गंध का मिश्रित रूप है। भोजन की वांछनीयता भोजन के गुणों पर ही नहीं बल्कि भोजन के संवेदी कारकों के प्रति व्यक्ति विशेष की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए कि मुझे सब्जी कोई चटपटी और मसालेदार पसंद है, तो वो देखने में जब तक चटपटी और मसालेदार नहीं दिखेगी तो मैं उसको खाना पसंद नहीं करूँगी। या चाय मुझे ज़्यादा मीठी पसंद है तो अधिक मीठी चाय ही मुझे अच्छी लगेगी, जिसे फीकी चाय पसंद है उसे कम शक्कर की चाय ही अच्छी लगेगी। व्यक्ति की इस अभिव्यक्ति का बहुत से मानसिक और सामाजिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हमारा मन अच्छा है तो हमें साधारण से साधारण भोजन भी खाने की इच्छा होती है। वहीं अगर हम तनाव की स्थिति में हैं या परेशान हैं तो अच्छे से अच्छा भोजन भी हमें आकर्षित नहीं कर पाता। इसी प्रकार अगर हम सामाजिक कारक को देखें तो अकेले बैठकर किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, वहीं जब हम परिवार के बीच में बैठकर भोजन करते हैं तो हम अपनी भूख से ज़्यादा भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं।
आइए हम देखें भोजन में कौन कौन से संवेदी गुण पाए जाते हैं। पहला है भोजन का रूप और रंग। भोजन के रूप रंग से तात्पर्य भोजन सतही रूप से कितना आकर्षक है। जैसे केक, बिस्किट, चपाती वगैरह, अगर उनकी ऊपरी सतह पर्याप्त भूरी ना हो और काली हो तो हमें लगता है जली हुई है। इसके बनिस्बत कम सिकी हुई हो या सफ़ेद हो तो हमें लगता है ये चीज़ें कच्ची बनी हैं। तो ये जो भोजन का रंग है ये उसको आकर्षक या अनाकर्षक बनाता है। इसी प्रकार से भोजन के टुकड़ों का आकार या आकृति वो भी उसे आकर्षक या अनाकर्षक बनाती है। सलाद का अगर आप उदाहरण लें तो सलाद अगर बहुत ही सुंदर तरीके से आकर्षक आकृतियों में कटा हुआ हो तो किसी को भी देखकर खाने का मन करेगा। लेकिन वहीं सलाद बनाने वाली चीज़ें जैसे कि गाजर, मूली, खीरा आदि को ऐसे ही काट कर रख दिया जाए तो उसे कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको देखने भर से ही पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से पके हैं या नहीं, जैसे कि चावल। रंग, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता में रंगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फल और सब्जियों को हम देखते ही पहचान लेते हैं कि वो कच्ची हैं, पर्याप्त रूप से पकी हुई हैं या ज़रूरत से अधिक पक गई हैं। ना तो हमें कच्ची फल सब्जियां खाने का मन करता है, ना ही ज़रूरत से अधिक पके हुए चीकू या केले और अमरूद आप खाना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से चाय और कॉफ़ी का जो कड़कपन है उसका मूल्यांकन आप चाय और कॉफ़ी को देख कर ही कर लेते हैं। चाय का रंग जब ज़रूरत से अधिक गहरा होता है तो हमें पता चल जाता है कि चाय कड़वी लगी है, ये ज़्यादा कड़क है। तीसरा, सुवास। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सुवास यानी फ्लेवर, ये भोजन के स्वाद, भोजन के गंध और भोजन का मुख के अंदर अनुभव यानी कि स्पर्श, तीनों का मिला जुला मिश्रण है। चाय की गंध अपने आप में आपको अदरक पसंद है तो अदरक की गंध, इलायची पसंद है तो इलायची की खुशबू चाय पीने के लिए प्रेरित करती है। वहीं अगर उसकी मिठास आपकी आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त है तो वो आपको अच्छी लगती है, स्वाद आ गया। और तीसरा है मुखानुभव। मुखानुभव, चाय अगर जले हुए दूध की बना दी जाए तो आपको चाय पीने पर जो मुखानुभव है वो अच्छा सा नहीं आएगा, उसमें जले हुए दूध की गंध आएगी जो आपको पीने का मन नहीं करेगा। इसी प्रकार फल ताज़े आपके सामने रखे हैं लेकिन वो खाने के दौरान आपको लगे कि उनमें कुछ कसेलापन सा है, ज़रूरत से ज़्यादा कच्चे फल जैसे जामुन, केला अगर आप कच्चे खाएं तो उनमें एक अजीब सा तीखापन और एक कसेलापन सा आता है जो आपको खाने के बाद ही महसूस होता है, जिसे हम मुखानुभव कह सकते हैं। इसमें जो पहला अवयव है गंध, ये भोज्य पदार्थ में उपस्थित वाष्प तत्वों के कारण महसूस होता है। भोज्य पदार्थ जितना अधिक गर्म होगा, भोजन में गंध उत्पन्न करने वाले तत्व उतने ही ज़्यादा वाष्पित होंगे और आपके गंध के सेंसेशन को बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से अगर भोज्य पदार्थ ठंडा होगा तो ये जो गंधयुक्त वाष्पशील तत्व हैं ये कम मात्रा में वातावरण में फैलेंगे और भोजन की गंध को कम कर देंगे, चाहे वो सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो। स्वाद की जब हम बात करते हैं तो भोजन का स्वाद या भोजन का महत्व उसके स्वाद पर निर्भर करता है और स्वाद हमें जीभ पर उपस्थित स्वाद ग्रंथियों के द्वारा पता चलता है। हमारी जीभ पर 4 तरह के स्वाद महसूस किए जाते हैं। जीभ के अगले हिस्से में मीठे के स्वाद को पहचानने वाली स्वाद कलिका है। जीभ के पार्श्व हिस्सों में साइड में नमकीन और खट्टे स्वाद को पहचानने वाली स्वाद कलिका है और जीभ के अंतिम सिरे पर कड़वेपन का एहसास देने वाली स्वाद कलिका है। इसी कारण अगर हमें मीठे भोज्य पदार्थ की मिठास का अनुभव करना हो तो हमें उसको जीभ के अगले भाग पर रखना चाहिए। किसी कड़वी गोली को आपको आसानी से खाना हो तो वो भी हम जीभ के अग्रिम भाग पर रखकर पानी के साथ गटकते हैं, क्योंकि अग्रिम भाग पर मीठे के स्वाद की स्वाद कलिका है और वो गोली के कड़वेपन का एहसास नहीं होने देती। ये जो स्वाद के कण हैं ये भोज्य पदार्थ में उपस्थित अलग अलग कणों के कारण महसूस होते हैं। जैसे भोजन के खट्टेपन का एहसास अम्लीय पदार्थों के कारण होता है, जैसे सिरका, नींबू या फल सब्जियों का खट्टापन। नमकीन स्वाद का एहसास नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड के अणुओं के कारण होता है और मिठास का एहसास कार्बनिक यौगिक जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड और अन्य अमीनो अम्लों के कारण होता है।
शर्कराएं भोजन में मीठेपन का मुख्य स्रोत है और इन शर्कराओं का जो मिठास है वो भी अलग अलग शर्करा की मिठास अलग अलग तरह की होती है। फलों में पाई जाने वाली फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठी है, तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शक्कर सबसे कम मीठी है। और फ्रक्टोज से लैक्टोज के बीच में वरीयता के आधार पर देखें तो सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। भोज्य पदार्थ में विभिन्न तत्वों का मिश्रण होता है जो हमें उसके स्वाद का एहसास कराते हैं और एक निर्धारित सीमा तक नमक आम्ल के खट्टेपन को कम कर देता है। नमक की बहुत कम मात्रा हो तो वो शक्कर के मीठेपन को बढ़ाती है। नींबू पानी और शरबत, लस्सी आदि में नमक का प्रयोग नींबू के स्वाद को या खट्टेपन के स्वाद को बढ़ाता है। मुखानुभव, मुखानुभव अर्थात भोजन की संरचना और भोजन का तापक्रम जो आपको मुंह में लेने पर फील होता है। भोजन की संरचना से तात्पर्य भोजन कुरकुरा है, भोजन सॉफ्ट है, भोजन हार्ड है या भोजन चिकना और स्मूथ है जैसे कि हलवा। और इसका एहसास हमें भोज्य पदार्थ को मुंह में लेने पर ही होता है। तापक्रम, भोजन का गर्म या ठंडा होना भोज्य तत्वों की सुवास या फ्लेवर को भी प्रभावित करता है। अगर भोजन का तापमान कम होगा तो फ्लेवर का एहसास कम होगा और भोजन का तापमान 30 डिग्री से अधिक होगा तो फ्लेवर का एहसास अच्छा होगा। भोज्य पदार्थ की ग्राह्यशीलता में उसकी संरचना का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। चपाती अगर कुरकुरी होगी तो खाने का मन करेगा, चिप्स कुरकुरे होंगे तो खाने का मन करेगा। इसके वनिस्पत कुरकुरे, चिप्स और नमकीन अगर बारिश के मौसम में थोड़ी सी देर बाहर रखे रह जाएं और वो नमी पाकर नरम पड़ जाए तो वो हमें खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसी प्रकार से कच्चे फल और सब्जियां जो कि जिनके ऊतक ताज़े होते हैं, कुरकुरे होते हैं, हमें खाने में अच्छे लगते हैं। तीखापन, तीखापन का एहसास भोज्य पदार्थ को मुख में डालने पर होता है कि वो कड़वा है या तीखा है। चाय में अदरक अधिक होती है तो वो मुख में पीते ही गले में एक तीखेपन का एहसास कराती है। कॉफ़ी में अगर कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो कड़वेपन या कॉफ़ी के तीखेपन का एहसास कराती है। इसी प्रकार से कच्चे फल जैसे कि काजू, सेब, जामुन, अंगूर अगर आप खा लें तो वो जीभ पर एक अलग तरह का तीखापन और कसेलापन महसूस कराते हैं। द्रव अवस्था, भोज्य पदार्थ अधिक कड़ा है या नरम है ये हम मुख के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और तापक्रम हमारी भोज्य पदार्थों की द्रव अवस्था को प्रभावित करता है जैसे कि घी, मक्खन, चीज़, आइसक्रीम आदि। जब तापक्रम अधिक होता है तो ये पिघल जाते हैं, जब तापमान ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है तो ये सॉलिड हो जाते हैं, जम जाते हैं। भोज्य पदार्थों के संवेदी विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जैसे कि अगर हमारा मन अच्छा है, मैंने पहले भी कहा, तो हमें सादा भोजन भी वांछनीय लगता है, या पसंदीदा भोजन मेरे सामने आया है तो मुझे उसको देखते ही खाने का मन करेगा। इसी प्रकार अगर मुझे खाने में लौकी की सब्ज़ी या मूंग की दाल या कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो वो कितनी भी अच्छी बनाई हो, कितने भी आकर्षक तरीके से परोसी गई हो, लेकिन मुझे उसको खाने का मन नहीं करेगा और ना ही उसकी एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता मेरे लिए अच्छी हो। अब हम देखें कि संवेदी परीक्षण करने के लिए हमें किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। किसी भी उत्पाद के संवेदी परीक्षण में सबसे पहले उस विशिष्ट उत्पाद को परिभाषित करना पड़ता है, अर्थात इसकी टेक्सचर या संरचना इस तरह की होगी, इसका स्वाद ऐसा होगा, इसकी मिठास इतनी होगी, या इसका कुरकुरापन या इसकी संरचना इस प्रकार की होगी। सभी चीज़ें निश्चित की जाती हैं और इस परीक्षण के दौरान विभिन्न प्रश्नों का उत्तर स्वाद के द्वारा दिया जाता है। परीक्षण के लिए उपयुक्त विधि भी चयन की जाती है। परीक्षण के लिए कुशल पैनल सदस्यों की भी ज़रूरत है। एक सामान्य व्यक्ति अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग ढंग से परीक्षित करेगा। एक ही चाय का नमूना अगर दो लोगों को अलग अलग पिलाया जाए, दोनों की जो कुशलता है परीक्षण करने की वो अलग अलग होगी और उसको दोनों अलग अलग तरीके से परीक्षित करेंगे। इसी कारण संवेदी परीक्षण करने के लिए हमें कुशल पैनल सदस्यों की आवश्यकता होती है जो
कि भोज्य पदार्थों के संवेदी गुणों का जिनको विशेष ज्ञान हो और वो भोज्य पदार्थ को उसके रंग, गंध, स्वाद आदि का वस्तुनिष्ठता के साथ उसका परीक्षण कर सके। किसी भी पैनल के सदस्य में निम्न गुणों का होना जरूरी है। पहला, वो विभिन्न नमूनों के मध्य अंतर स्थापित कर सके। चाहे नींबू की शिकंजी में शर्करा की मात्रा में अंतर बहुत कम हो, लेकिन फिर भी वो ये पहचान सके कि इस ग्लास के नींबू की शिकंजी में शक्कर कम है और इसमें ज़्यादा है। उसका खुद का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर किसी दिन उसे सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा है तो वो भोजन की संवेदनशीलता को ठीक से जज नहीं कर पाएगा। आहार विज्ञान के क्षेत्र में उसे अनुभव होना चाहिए। किसी भी प्रकार का पक्षपात किसी फूड प्रोडक्ट के प्रति उसके मन में नहीं होना चाहिए। संवेदी मूल्यांकन के लिए उचित समय हो। अगर वो जल्दबाजी में होगा तो वो मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर पाए। इसके साथ साथ वो किसी भी प्रोडक्ट का संवेदी मूल्यांकन करते समय अपना ध्यान भी केंद्रित कर सके और दो नमूनों के मध्य, परीक्षणों के मध्य उसे पर्याप्त अंतराल भी दिया जाए। पैनल दो प्रकार के होते हैं, प्रशिक्षित पैनल और अर्ध प्रशिक्षित पैनल। प्रशिक्षित पैनल विशिष्ट उत्पाद और प्रक्रियाओं के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। इसमें 5 से 10 तक सदस्य होते हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार भोज्य पदार्थों को भली भांति मूल्यांकन कर सकें। अर्ध प्रशिक्षित पैनल तकनीकी व्यक्ति और उनके परिवारों से मिलकर बनाए, जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ और उनके गुणों से परिचित होते हैं। विभिन्न परिवारगण कुछ परीक्षणों से अवगत होते हैं और सभी परीक्षणों को करने में अपना सहयोग करते हैं। इस प्रकार के अर्ध प्रशिक्षित पैनल की संख्या 25 से 30 सदस्य तक हो सकती है। परीक्षण करने के लिए दो और आवश्यकताएं हैं। एक तो है स्वागत कक्ष। ये वो जगह है जहाँ परीक्षणकर्ता परीक्षण प्रयोगशाला में जाने से पूर्व कुछ देर विश्राम करता है, व्यवस्थापक से संपर्क करता है, जहाँ उसे व्यवस्थापक ये जानकारी देता है कि उसे किन भोज्य पदार्थों का परीक्षण करना है और किन गुणों का परीक्षण करना है, किस प्रकार से करना है। एक ऐसा कक्ष होता है जहाँ नमूनों का निर्माण किया जाता है। यह कक्ष साफ सुथरा और सभी प्रकार के संतों से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे नमूने का निर्माण और परोसने की प्रक्रिया भली भांति हो सके। और तीसरा होता है परीक्षण कक्ष, जहाँ प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने अपने नमूनों का मूल्यांकन कर सके। ये परीक्षण कक्ष छोटे छोटे कक्ष होते हैं जहाँ व्यक्ति एक कक्ष में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है और वो परीक्षण करने के दौरान अन्य व्यक्ति को न तो देख सकता है, ना ही सुन सकता है और ना ही उससे बात कर सकता है। संपूर्ण प्रयोगशाला वातानुकूलित हो, ध्वनि और दुर्गंध से रहित हो, जिससे कि किसी भी प्रकार की दुर्गंध या ध्वनि जो है वो फूड प्रोडक्ट के मूल्यांकन में कोई बाधा पैदा न करे। अगर दिए गए नमूनों के रंगों में अंतर अधिक हो तो रंगीन प्रकाश का उपयोग करके उन रंगों के अंतर को दबाया जाता है, जिससे रंग अन्य गुणों पर प्रभाव न डालें। सैंपल का निर्माण करने के लिए जांच किए जाने वाले नमूनों को एक ही विधि से बनाया जाता है। प्रत्येक नमूने का तापक्रम उपयुक्त और समान रखा जाता है तथा संवेदी परीक्षण की अवधि के दौरान, मान लीजिए वो आधा घंटा है या 1 घंटा है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि पूर्ण आधे और 1 घंटे के दौरान उस नमूने का तापक्रम उतना ही बना रहे। और परीक्षण के लिए स्टेनलेस स्टील के कांटे, छुरी, चम्मच आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये भोज्य पदार्थों से किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते और न ही उनके स्वाद में और गंध में कुछ परिवर्तन लेके आते हैं। इसी प्रकार जांच किए जाने वाले सैंपल्स की संख्या भी कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 से 6 तक रखी जाती है, जिससे कि परीक्षण आसानी से किया जा सके। स्वाद और गंध का निर्णय करने की भी अपनी अपनी तकनीकें होती हैं। जैसे कि गंध परीक्षण के लिए भोज्य पदार्थों के नमूनों को शीघ्रता से कई बार सूंघकर इस प्रकार से किया जाता है। चाय और कॉफ़ी या फलों के रस का परीक्षण छोटे छोटे घूंट लेकर किया जाता है और पेय पदार्थ को चम्मच के द्वारा मुंह में लेकर जीवा पर इस प्रकार से घुमाया जाता है कि उसका संपर्क सभी प्रकार के स्वाद ग्रंथियों से हो सके और विविध प्रकार के स्वाद का विश्लेषण किया जा सके। परीक्षण का समय भी निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है
और ये समय इस प्रकार होना चाहिए कि परीक्षण के दौरान सदस्य तरोताज़ा हों, किसी प्रकार से थके हुए ना हों, उन्हें नींद नहीं आ रही हो, अत्यधिक भूखे न हो और उनका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी नहीं हो। सामान्यतः ये समय प्रातः 10 से 12 बजे तक का उपयुक्त रहता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति सोकर उठने के बाद 2 से 3 घंटे बिता चुका होता है, अत्यधिक भूखा भी नहीं होता और अत्यधिक थका हुआ भी नहीं होता। नमूनों का जो चयन किया जाता है वो अनियमित चयन अर्थात रैंडम आधार पर किया जाता है, जिससे कि नमूनों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो और परिणामों की गणना या निष्कर्ष करने के लिए सांख्यिकीय सिद्धांतों का प्रयोग भी किया जा सके। आज के सत्र में इतना ही। अगले अध्ययन सत्र में हम विभिन्न संवेदी परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।